हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम अपने DSSB TGT साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। एक जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन का पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सेकंड पोर्शन पे हैं। तो क्या है इसमें पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक्स 75% ऑफ बायोगैस। तो कौन सी गैस ऐसी है जो कि 75% बायोगैस में प्रेजेंट है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन। बायोगैस ऑल्सो नोन एज गोबर गैस, जो हम जो गांव में बनाते हैं ना, तो वो एक तरीके से क्या होती है, गोबर गैस होती है। इज वन ऑफ द नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्सेज। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस इज मीथेन एज इट कंटेन्ड अप टू 75% ऑफ मीथेन गैस। तो इसके अंदर 75% अमाउंट में मीथेन होती है। अगर अदर कंपाउंड पूछे जाएं तो मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है 15 से लेके 50% तक, और नाइट्रोजन होती है 0 से 10%, और हीलियम होती है 0 से 1%, यानी कि सबसे कम अमाउंट में हीलियम प्रेजेंट होती है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बतानी है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड प्रोडक्ट लाइक वेजिटेबल ऑयल एंड द एनिमल फैट्स। ये हमें बायोफ्यूल्स के बारे में बताना है कि बायोफ्यूल्स क्या होते हैं। तो सेकंड क्या है हमारे पास कि इट कैन बी मेड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ द क्रॉप्स हाई in the sugar or starch contain are grown and then fermented with yeast to produce the ethyl alcohol और इथेनॉल। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो, फ्यूल इज एनी मटेरियल दैट कैन बी मेड टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस सो एज टू रिलीज एनर्जी एज थर्मल एनर्जी। फ्यूल क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी को रिलीज करता है। बायोफ्यूल्स इज एन inexhaustible biodegradable fuel or manufactured from the biomass. It is an important fuel produced from the leftover food like vegetable oil, animal fat. It can be made when large amount of the crops high in sugar or starch content are grown and then fermented with the yeast to produce ethyl alcohol and ethanol। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे ये ट्रू स्टेटमेंट है कि लिक्विड का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है सॉलिड से। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी। तो गैसेस जो होते हैं वो हाई कंप्रेसिबल होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन that of solid. This is due to the fact that particles in the liquid state move freely and have greater space between each other and the particles in the solid state, and hence statement 1 is correct. statement 2 के लिए क्या बताया गया है, gases are compressible, solid incompressible होते हैं because their intermolecular space is large, whereas liquid are not compressible because देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस इज स्मॉल। हेंस स्टेटमेंट जो 2 है वो भी क्या है, करेक्ट है। In 1961, for a universally accepted atomic mass unit, blank isotope was chosen as a standard reference for measuring the atomic mass. Atomic mass को मेजर करने के लिए कौन सा जो आइसोटोप है वो चूज़ किया गया था, तो कार्बन 12 को चूज़ किया गया था। आपने देखा होगा कि जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सभी का मास जो है वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में दिया गया है। 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन हम देखते हैं तो वहाँ पे 1/12 ऑफ कार्बन के बराबर होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, बिकॉज कार्बन 12 इज चूजन एज ए स्टैंडर्ड एटम। यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड एटम माना गया था। दिस इज बिकॉज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्यों लिया गया था, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं एंड कंस्टिट्यूएंट मोस्ट ऑफ मैटर, और जितने भी मैटर हमारे सराउंडिंग में हैं उनमें मोस्टली जो है कार्बन प्रेजेंट है। तो द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ द कार्बन इज कार्बन 12, और ये जो है 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज्ड यूनिट पावर
हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वोट के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या एक्सप्लेनेशन है, हॉर्स पावर क्या होता है? देखो, हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर ऑफ or the rate at which work is done, usually in reference to the output of engines or motors. There are many different standard type of horsepower, two common types being used today in the mechanical, imperial and metric हॉर्स पावर। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में बताया गया है कि एक किसके इक्वल होता है, मेनली हमें ये लर्न करना है। तो 746 वोट के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें मैकेनिकल हॉर्स पावर, वो किस, उसके अंदर 746 वोट होते हैं। और अगर हम मेट्रिक हॉर्स पावर की बात करें तो उसमें 736 वोट होते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मोलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिसिटी क्या होती है? देखो, जैसे हमारे पास कोई भी मोलिक्यूल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होगा। मान लिया हमें CO2 की निकालनी है, तो CO2 के अंदर 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी मोलिक्यूल के अंदर, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं, एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्री सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे CO2 के अंदर अगर हम देखें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है। फॉर जनरेटिंग विंड एनर्जी द विंड स्पीड शुड बी हायर देन ब्लैंक टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टर्बाइन। तो ये जो है ये हमारा 9th क्लास की हूबहू उठा के लिया गया है बुक से, जो NCERT की बुक है, कि विंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए अगर हमें वहाँ पे जो है विंड एनर्जी जनरेट करनी है। तो इसके लिए जो है मिनिमम उसकी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर विंड वहाँ पे फ्लो कर रही है तो ही वहाँ पे हम विंड एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या एक्सप्लेन किया गया है? स्पीड ऑफ द विंड इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द रोटेटिंग द टर्बाइन इन विंड मिल for generation of the electricity. Windmill cannot be set up everywhere, it can be only set up in the highly windy area or where the minimum wind speed is of 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू। जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो एक तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, और ये कहाँ तक एप्लीकेबल था? ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, ठीक है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है, तो 20 तक ही ये लॉ एप्लीकेबल था, इससे आगे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो क्या एक्सप्लेनेशन है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। Newland's table was drawn by John Newland in 1866. Newland's law of octave asserts that when elements are grouped in increasing atomic mass, the characteristics ऑफ द 8 एलिमेंट आर द सेम। जो 8th एलिमेंट आता था उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट थी। तो ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था और 1866 में दिया गया था, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था ओनली अप्लाइड विद द लाइटर एनिमल, केवल लाइटर एनिमल्स के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल था। और द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट विद हायर एटॉमिक मास कुड नॉट बी अकोमोडेट इन ऑक्टेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन एंड स्टेटेड बाय प्राउस्ट। तो जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट थे और उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास का जो लॉ था ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। बी जो स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन समटाइम्स कॉल्ड प्राउस्ट्स लॉ, यही इस नाम से भी पूछा जा सकता है। और स्टेट्स दैट सैंपल ऑफ ए कंपाउंड देयर इज ऑलवेज बी सेम प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय मास। वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो एलिमेंट होंगे उनका एक फिक्स प्रपोर्शन होगा उनके मास का। तो इट इज़ फाउंड दैट लॉ इज़ बेसिक फॉर द स्टडी ऑफ स्टेचोकेमिस्ट्री। स्टेचोकेमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में बेसिक स्टडी की गई है। आगे देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन के अंदर पूछा है
और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन, टेम्परेचर ऑफ द रिवर्स चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट और क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर इक्वल। आइस के लिए अगर हम देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और अगर केल्विन में देखते हैं तो 273, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 के बराबर होता है। तो एग्जैक्ट ही यहाँ पे हमें करना है टिक। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। जहाँ पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे वो जो टेम्परेचर होगा उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये हमने 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।